सो हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1 के क्विक रिवीजन के बाद आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट का क्विक रिवीजन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस बड़े से चैप्टर को फटाफट छोटा करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले 1 मिनट का इंट्रोडक्शन तो इसका बनता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगी। सो एक सिंपल सी बात मैं बोलती हूँ कि बिजनेस कभी भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकता। इवन कोई भी चीज वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकती, उसको अपने आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। इन द सेम वे बिजनेस को भी अपनी आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करना पड़ता है और उसी के लिए उसे अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा। सो इन द सेम वे बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारी चीजें जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है बेटा, और वो सारी चीजें जिसे बिजनेस इन्फ्लुएंस करता है वो भी उसके एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। सो बिजनेस गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यू फैक्टर एंड इट इन्फ्लुएंसेस फ्यू फैक्टर्स, वो सब उसके बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है वो है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्लूकेन जॉर्ज। सो ग्लूकेन जॉर्ज कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, क्रिएटर्स, गवर्नमेंट सब लोग आते हैं और ये लोग सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए, और इसीलिए इन्होंने इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स के अंदर काउंट किया है। लेकिन ये सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हमें पढ़ने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पर आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। पहले में बोला है बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, दूसरे में बोला है इट इज डायनामिक, मल्टीफेसेटेड एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है बेटा, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बाहर और अंदर जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप इतने सारे फैक्टर्स को एक साथ देखोगे और एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली ये ऐसे लगेगा कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सी चीज मुझे नजर आ रही है। लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वही चीज आपको आसान लगने लगेगी और वही चीज आपको अंडरस्टैंडेबल नजर आने लगेगी। तो इसीलिए बोला है कि जब हम टोटालिटी में हमारे एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमें लगता है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। दूसरी चीज ये बोलते हैं बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। डायनामिक का मतलब यहाँ पे है कि हर टाइम बदल रहा है, ठीक है। चाहे तुम कोई सा भी फैक्टर उठा लो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का, कॉम्पिटिटर, तुम गवर्नमेंट या फिर एनी एनी अदर फैक्टर, वो हर समय क्या हो रहा है, बदल रहा है, कुछ ना कुछ नया उसमें आ रहा है, पुराना जा रहा है। इसीलिए बोला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डायनामिक होता है। तीसरा, मल्टी फेसेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन द सेम वे बिजनेस एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे पहलू हैं। देखो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ, जब जीएसटी आया था, जीएसटी जब आया तो ये चीज अलग अलग बिजनेस को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करी। अरे जिनको साल में एक रिटर्न भरनी पड़ती थी, अब उनको महीने में तीन तीन चार चार रिटर्न भरनी पड़ेगी, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा क्या हो गया, एक तरह से बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज होगी जो उन्हें बहुत टफ लगेगी या फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा जोर आएगा वो काम करने के अंदर। लेकिन यही काम अगर मैं ऑडिटर्स को देखूं, अपने प्रोफेशन के लिए देखूं, तो मैं बोलूंगी हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, वाह वाह हो गई, कि बहुत ही अच्छी बात है। जो चीज किसी को भी नहीं पता, एटलीस्ट वो हमें थोड़ी बहुत पता थी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स के कारण, और इसीलिए हमारी वैल्यू और ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, तो सेम चीज दो जनों को अलग अलग तरह से क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। बिजनेस एनवायरनमेंट का हर फैक्टर मल्टीफेसेटेड होता है। वो एक बिजनेस को किसी तरह से इंपैक्ट करेगा, दूसरे बिजनेस को किसी और तरह से भी इंपैक्ट कर सकता है। किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आ सकता है और किसी के लिए लिमिटेशन बनकर आ सकता है। और लास्ट बोला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप डे टू डे में अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ऐसा नहीं है कि खाली आज पड़ेगा कल नहीं होगा, वो डे टू डे लाइफ में होगा और बहुत ही दूर तक होगा। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इफेक्ट करेगा, और इसीलिए बोला है कि फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। तो ये है आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस, देखो जो चीजें मैंने रेड में हाईलाइट करी है आप प्लीज उन पर फोकस करें क्योंकि उनसे एमसीक्यू बहुत ज्यादा गिरते हैं। सो देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। आखिर बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट का रिश्ता कैसा है, तो बहुत ही ज्यादा क्लोज एंड कंटिन्यूअस है। क्लोज का मतलब है क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, डे टू डे में होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि रोज होता है, ठीक है। बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं और रोज इंटरेक्शन होता है, इसलिए क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन यहाँ पर उसका बताया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस के अंदर 4 इंपॉर्टेंस दी गई है बेटा। पहला है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज, दूसरा है गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड मीटिंग कंपटीशन। पहला है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मैम ये होता क्या है, देखो
जब भी कोई चीज आपको फ्यूचर में एडवांटेज दे सकती है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपके एनवायरनमेंट में। आप अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करके अपनी अपॉर्चुनिटी का पता लगाते हो। इन द सेम वे कुछ चीजें मेरे एनवायरनमेंट में ऐसी होती है जो कि मेरे लिए फ्यूचर में डिसएडवांटेज मुझे दे सकती है और वो ही बात मेरे लिए थ्रेट बन जाती है। लेकिन इन बातों का पता कब चलेगा? जब आप अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे। इसीलिए एनवायरनमेंट इतना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने थ्रेट का पता लगता है। दूसरा है गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। देखो, जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता लगा लोगे, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओगे, अपॉर्चुनिटी को यूज करोगे, थ्रेट को कम करोगे, मिनिमाइज करोगे, तो डेफिनेटली होगा क्या? आपकी ग्रोथ ही होगी। तीसरा है कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे जैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को समझते जाते हैं, वैसे ही वैसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती जाती है और बहुत सारी लर्निंग्स मिलती जाती है कि हमें क्या चीज फ्यूचर में दोहरानी है और क्या नहीं दोहरानी, कस्टमर की डिमांड क्या है या फिर कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज क्या है। इन सब बातों को एनालाइज करके, अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करके हम बहुत सारी चीजें याद करते हैं, लर्न करते हैं और हमें समझ में आता है कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। इमेज बिल्डिंग। जैसे जैसे आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते जाओगे, आप अपने आप को अपडेट करते जाओगे, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते जाओगे, तो डेफिनेटली ये किसकी तरफ रास्ता खोल रहा है? आपकी इमेज बिल्डिंग की तरफ रास्ता खोल रहा है। देखो, जब मैगी के यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन टर्न आया था, जब उसको बैन कर दिया गया था, इसका सबसे बड़ा फायदा जिसने उठाया था वो था yippee। ठीक है, उसने समझ लिया, उसने अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया कि अभी कॉम्पिटिटर थोड़ा डाउन है, इस समय मेरी इमेज बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो उसने अपने सारे एडवर्टाइजमेंट उसी चीज के टुवर्ड्स डायरेक्ट कर दिए जिसके टुवर्ड्स मैगी को एक तरह से बुरा बताया जा रहा था। ओके, कि भाई हमारा ये भी हेल्दी है, इतने टेस्ट से वेरीफाई होके गुजर रहा है एंड ऑल दैट। ओके, सो उसने उसको यूज किया अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए। और लास्ट बोला है मीटिंग कंपटीशन। जैसे ही आप अपने एनवायरनमेंट को समझ जाते हो, अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग काम करते हो और आप उनको इजीली मीट अप कर सकते हो। अगला टॉपिक जो यहाँ दिया हुआ है वो है एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बिजनेस। देखो, एनवायरनमेंट और बिजनेस आपस में तीन चीजों का एक्सचेंज करता है। कितनी चीजों का एक्सचेंज कर रहा है बेटा? तीन चीजों का। इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड। पहला एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो भी मुझे आसपास दिख रहा है, जितने भी नंबर्स, फैक्टर्स, फैक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, सब कुछ डेटा है। इनमें से जो चीज मेरे काम की है वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। अरे, न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ आता है, मानो ये आया कि आईआईटी के एग्जाम शिफ्ट हो गए, तो ये आपके लिए डेटा है बेटा। लेकिन अगर यही मानो आ जाता है कि ये फाउंडेशन के पेपर शिफ्ट हो गए हैं, यही बात आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो मेजरली क्या बोला गया है कि बिजनेस और एनवायरनमेंट आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ कभी कभी अनजाने में भी हो जाती है। जैसे कि ऑडिट के अंदर फ्रॉड पकड़ा गया, इंफॉर्मेशन बाहर आ गई अनजाने में। ओके, लीगली आपको करना पड़ा। और कुछ चीजें जानबूझकर भी एक्सचेंज करी जाती है। रिसोर्सेज तो करते ही करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस करने के लिए चाहिए, आइदर लैंड, लेबर, मटेरियल, एनीथिंग, आपको सब कुछ कहां से मिल रहा है? आपके एनवायरनमेंट से मिल रहा है। और आप अपना आउटपुट दे भी कहां रहे हो? अपने एनवायरनमेंट में दे रहे हो। तो सेकंड एक्सचेंज है आपके रिसोर्सेज का। और थर्ड एक्सचेंज है पावर का। ठीक है, आप अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, लेकिन कभी कभी इतना अच्छा एंटिटीज काम करती है कि वो भी अपने एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है। पतंजलि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, अगला है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या है बेटा? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का बहुत सीधा सा मतलब है, प्रॉफिट प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स करती है। अपने कॉम्पिटिटर्स को मीट करना, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना और उसके हिसाब से डिसीजंस लेना, ताकि आप उनको क्या कर सको बेटा? बीट कर सको, वो है आपका कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। और लास्ट आता है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब है कुछ चीजें हमारे एनवायरनमेंट में बेटा ऐसी होती है जिसको आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और आपको बहुत सारे कोलैबोरेशंस बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस यूज करे गए हैं, को ऑप्टिंग, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाने पड़ते हैं। और इस तरीके से जॉइंटली जब आप अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हो तो हम उसे बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो ये तीन तरह के रिस्पॉन्सेज आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है बेटा कि अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। ये लाइन आप लोग लिख लो, याद कर लो, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि कभी भी एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ ना तीन काम करने पड़ते हैं। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई आखिर में मैं इन्फ्लुएंस हो किन चीजों से रही हूँ, मेरे एनवायरनमेंट में आ कौन रहा है, उसको अप्रेज करना पड़ता है, इवेलुएट करना पड़ता है और लास्ट में उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। पहले आइडेंटिफाई करना है कौन-कौन मेरे एनवायरनमेंट में, फिर उसे अप्रेज करना है, कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन कम इन्फ्लुएंस कर रहा है और लास्ट में उसके हिसाब से उसे रिस्पॉन्ड भी करना है।
उसके बाद अगला मेजर क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर आता है वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलेवेंट environment to identify the opportunity and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि आपके एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है, स्कैन करने का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को स्कैन करने का मतलब है, या अपन एनवायरमेंट की बात करते हैं, आप उस चीज को रेगुलरली क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। मॉनिटर क्यों कर रही हूँ, ताकि उससे मेरे को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता लग सके, ताकि मैं मेरे डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग लूं और मेरा काम अच्छा हो सके। आप बोलोगे मैम बहुत बार अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इस चैप्टर में यूज किया गया है। एक्चुअली ये चैप्टर रिवॉल्व ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के आसपास कर रहा है। Gathering information regarding the company's environment, analyze it, forecast the impact of all the predictable environmental changes। उसके बाद चार शब्दों का यहाँ पर यूज किया गया है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर। इसमें से पहला वर्ड आता है इवेंट, ट्रेंड, इशू एंड एक्सपेक्टेशन। देखो ये होता क्या है, इवेंट, ट्रेंड, इशू एंड एक्सपेक्टेशन। एक छोटा सा एग्जांपल से अपन ये चारों टर्म्स फटाफट समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इवेंट का मतलब है कोई भी घटना घटी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मानो कि जब कोक और पेप्सी के बारे में बहुत सारी न्यूज आ रही थी, क्यों आई, क्योंकि कुछ ऐसी सब्सटेंस मिले कोक और पेप्सी में जो शायद अच्छे नहीं थे, जो शायद हार्मफुल थे। ओके, और इसीलिए क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक बहुत ही ना अच्छा सा ट्रेंड चला कि सबको हेल्दी ड्रिंक्स पीनी चाहिए। ओके, अभी हेल्दी ड्रिंक्स पीनी चाहिए, तो इस बात का जब एक जने में ट्रेंड चला तो दूसरे में, तीसरे में, और ये बात एकदम ट्रेंडिंग होती चली गई। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का मतलब यही होता है जब एक चीज को बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं तो वो हो जाता है उस चीज का ट्रेंड। ओके, अब ट्रेंड के बाद क्या होता है, कोई ना कोई उम्मीद बनती है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन बनती है। जैसे कि इस एग्जांपल में लोगों ने उम्मीद करनी चालू कर दी कि ये जो कार्बोनेटेड ब्रांड्स है ये भी क्या करे बेटा, हेल्दी ड्रिंक्स बनाए, जैसे कि फिर डाइट कोक आया। ओके, तो बेसिकली ये एग्जांपल अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इवेंट, जो घटना घटी थी कि भाई वो चीज उसके अंदर मिली थी जो शायद लोगों को लगा थोड़ी सी हार्मफुल है, वो एक इवेंट हो गया। इवेंट के कारण इश्यू क्रिएट हुआ कि भाई लोगों ने उसे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। अब बॉयकॉट के बाद एक ट्रेंड बना कि भाई सब लोगों को हेल्दी ड्रिंक्स पीनी है, इसकी ट्रेंड बन गया। और ट्रेंड के बाद कोक और पेप्सी से भी उम्मीद करी जाने लग गई कि आप कैसा ड्रिंक बनाओ, थोड़ा हेल्दी ड्रिंक बनाओ जो लोगों के हेल्थ पर भी ध्यान दे, तो इसीलिए डाइट कोक आया। ओके, तो ये चारों चीजें आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि पहले होता है इवेंट, फिर कोई इशू क्रिएट होता है, देन कोई चीज ट्रेंडिंग होती है, और फिर कोई नई एक्सपेक्टेशन निकल कर आती है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके यहाँ पर दो तरह के एनवायरनमेंट है, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के भी दो हिस्से हम पढ़ेंगे, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो इंटरनल से शुरुआत करते हैं। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखी है, एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर्स दैट आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट आर। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है फिर भी उसे इम्पैक्ट करते हैं। देखो, वो तो सबसे पहले इम्पैक्ट करेंगे ना। अगर आप एक एज अ पर्सन अपने आप को देखो तो आपके एनवायरनमेंट में कितनी सारी चीजें हैं, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपका फोन, आपका नेटफ्लिक्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इम्पैक्ट करता है। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा आपको पता है क्या इम्पैक्ट करता है, आपकी खुद की सोच, आपके खुद के प्रिंसिपल्स जो आपके विद इन है, जो आपके अंदर है। ओके, इन द सेम वे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज काम करती है। इंटरनल का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले हम एक एक्रोनिम बनाते हैं इसका, वीआरएस। ठीक है, तो सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको इस एक्रोनिम का अच्छे से पता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है मैम वीआरएस। ओके, वीआरएस का क्या मतलब है, वी से है वैल्यूज, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, चाहे फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल, एनी रिसोर्सेज। और एस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ओके, तो ये VRS कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपका इंटरनल एनवायरनमेंट सॉरी बनता है। दूसरा पोर्शन आता है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। उसके अंदर दो फैक्टर्स है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है, पहली बात तो एक्सटर्नल का क्या मतलब है, वो सारे फैक्टर्स जो मेरी एंटिटी के बाहर है पर मुझे इंपैक्ट करते हैं। उसमें से पहला है माइक्रो, बाहर है लेकिन बहुत क्लोजली मुझे इंपैक्ट करते हैं, डे टू डे में इंपैक्ट करते हैं, दैट इज माय माइक्रो एनवायरनमेंट। और जो फैक्टर्स बहुत दूर से इनडायरेक्टली, रिमोटली मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं,
या सब बिजनेस को सेम तरह से भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है आपके मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का इमीडिएट एनवायरनमेंट, और इसके लिए जो छोटा सा एक्रोनिम मैं बनाती हूँ वो है कॉस्मिक। इससे क्या है, आपको फटाफट याद हो जाता है। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या था, वीआरएस। एक्सटर्नल में माइक्रो का मतलब क्या है बेटा, कॉस्मिक, ठीक है। कॉस्मिक का मतलब है कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर। इससे क्या होता है ना कि आपको कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है। पढ़ते हैं, देखो कस्टमर का मतलब क्या है, कस्टमर से ही बिजनेस है बेटा, कस्टमर के बिना कोई भी बिजनेस नहीं है। कोई भी बिजनेस कर क्यों रहा है, ताकि उसका सामान बिके और उसकी सर्विसेज बिके और कस्टमर उसको खरीदे। कस्टमर होता कौन है, देखो दो लोग होते हैं, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर का मतलब है जो भी मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो मेरे लिए क्या है, कस्टमर है। और कंज्यूमर मतलब फाइनली जो उसे कंज्यूम कर रहा है वो है कंज्यूमर। मुझे दोनों से ही मतलब है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी बिजनेस को कस्टमर से ज्यादा मतलब होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे अपना प्रोडक्ट ही क्या करना है, बेचना है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। मैम ऑर्गेनाइजेशन कैसे पाइक्रो का हिस्सा हुआ, क्योंकि अगर आप अपनी अपने पूरे एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी एक अलग से दिखाई देगी। अलग से क्यों दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि उसमें काम करने वाले लोग, चाहे ओनर्स हैं, चाहे उसके अंदर आपके एम्प्लॉयज हैं, ये सब भी आ कहाँ से रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। और बाहर से आ रहे हैं और डे टू डे एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, डे टू डे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और यही लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन भी आपके माइक्रो का हिस्सा है। सप्लायर्स क्या होते हैं बेटा, सप्लायर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे कोई लगता है तो वो ये है कि सप्लायर्स आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आज मैं जितने सस्ते में सामान खरीदूंगी मैं मेरा उतना ही प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उतने ही में ही सामान बेच सकती हूँ, ठीक है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो डिसाइड कौन कर रहा है, आपके सप्लायर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो आपका उनके साथ जितना अच्छा बार्गेनिंग पावर होगा ना, उतना ही ज्यादा आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर इफेक्टिव होगा और उतना ही ज्यादा आपको आगे हेल्प मिलेगी। इसलिए सप्लायर भी मेरे माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपको इनफैक्ट ये डिसीजन भी लेना पड़ता है कि आपको अपने सप्लायर को इन हाउस करना है या फिर आउटसोर्स करना है। फिर आता है मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब है मेरे कस्टमर प्लस मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स प्लस पोटेंशियल कस्टमर्स, जो मेरे कस्टमर्स हैं और जो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं, इन दोनों को जब मैं मिलाती हूँ तो ये होता है मेरा मार्केट, मतलब जिसको मैं टारगेट कर रही हूँ। और इसके बिना तो आपका बिजनेस कुछ है ही नहीं, आप काम ही इनके लिए कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और फिर लास्ट में आता है कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपके जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना ही ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और इसीलिए कॉम्पिटिटर भी मेरे माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कंपटीशन दो तरह की होते हैं बेटा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, आपको दोनों को ही देखकर चलना पड़ेगा। डायरेक्ट कंपटीशन कब होता है पता है, जब सिमिलर बिजनेस के अंदर कंपटीशन होता है। इनडायरेक्ट कब होता है पता है, जब सब्स्टिट्यूट बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो रिप्लेसेबल बिजनेसेस हैं उनके अंदर कंपटीशन होता है। तो इन दोनों की तरफ ही आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जिसके लिए जो एक्रोनिम है वो एकदम ग्लोबली एक्सेप्टेड एक्रोनिम है, दैट इज द पेस्टल जीडी। पेस्टल जीडी का मतलब है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ओके, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है जहां पर आपकी जो रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, प्लस ये जो यूनियंस एंड ऑल होते हैं, ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये आपको इनडायरेक्टली डेफिनेटली इंपैक्ट करते हैं बेटा, क्योंकि जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर लेती हूँ, मानो कि मोदी जी का अभी चल रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ओके। अब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली इंडिजिनियसली फॉर्म हो रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको तो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट कर रही है, ओके। समझो कि उन्होंने अभी ना डिस्करेज कर रखा है किसको, चाइनीज प्रोडक्ट को, ओके। तो अब जिनका उन प्रोडक्ट्स का काम है उनके लिए ये पॉलिसी क्या होगी बेटा, एक तरह से बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बन गई है। तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंपैक्ट कर रहा ही कर रहा है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस चीज को सपोर्ट करती है, किस चीज को डिस्करेज करती है, ये सब चीजें मैटर करती है, ओके। सेकंड बात आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपकी इकोनॉमी किस टाइप की है, कैपिटलिस्टिक है, सोशल है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, किस तरह की इकोनॉमी आप फॉलो करते हो, ओके। दूसरी बात क्या आती है, आपकी इकोनॉमी का अभी सिचुएशन क्या है, ओके। सिचुएशन बहुत सारी चीजों से डिटरमाइन होता है, जैसे कि जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, आपका डिस्पोजेबल इनकम रेट क्या है, ये सब चीजें डिटरमाइन करती है कि आपकी इकोनॉमी का स्टेट कैसा है। अभी अभी आपका इन्फ्लेशन स्टेज चल रहा है, डिप्रेशन स्टेज चल रहा है, रिकवरी स्टेज चल रहा है, किस तरह का स्टेज आपकी इकोनॉमी का चल रहा है। प्लस इकोनॉमी की बहुत सारी पॉलिसीज
पॉलिसीज भी इसके अंदर कवर हो जाती है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि एग्जिम पॉलिसी हो गई, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसीज हो गई, ये सब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा बन जाती है। और ये सारी चीजें बिजनेस को इनडायरेक्टली क्या करती है बेटा, इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑपरेट इसी इकोनॉमी में करना है और आपको यहाँ की पॉलिसीज, यहाँ के टाइप के बारे में पता होना और उनके हिसाब से काम करना जरूरी है। फिर आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर आपका बिजनेस है वहां के लोगों की प्रिंसिपल्स क्या है, रिचुअल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, वो किन चीजों को मानते हैं, किन चीजों को नहीं मानते हैं, ये सारी बातें आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। एग्जाम्पल दूं, समझो कि अभी रक्षाबंधन आया अगर, ओके, अभी आप रक्षाबंधन के आसपास देखना सारे प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो राखी पर ही क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं वहां के लोगों की सोशल वैल्यूज क्या है, वो लोग किस चीज से इमोशनली कनेक्टेड है। तो आपने उसको एनालाइज किया और आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया, ओके, और इसीलिए उनको क्या होता है, उस चीज का फायदा होता है, क्योंकि वो अपना सोशल एनवायरनमेंट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सोशल का मतलब क्या है, जहां पर आप रह रहे हो वहां के लोगों की एथिक्स और बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट अगर कोई है तो वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं किया तो ये आपको डेफिनेटली पीछे छोड़ देगी और आप लोग आज के टाइम पर एग्जिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके बाद बात आती है आपके लीगल एनवायरनमेंट की। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है, देखो, लीगल का मतलब क्या होता है, जो लॉ, जो रूल्स, जो रेगुलेशंस आपके लिए बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको फॉलो करने ही है, क्योंकि अपना लीगल सिस्टम ऐसा ही है कि आपको उसके अंदर रहकर ही काम करना है, उसके दायरे में रहकर ही काम करना है, तो आपको वो इम्पैक्ट करेगा। जो नए लॉ आते हैं, नई पॉलिसीज आती है, तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, तो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। ओके, नेक्स्ट एनवायरनमेंट आपका आता है एनवायरोमेंटल एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरोमेंटल का मतलब क्या है, एनवायरोमेंटल का मतलब है आपका जो मदर नेचर है। ओके, अभी इस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो प्लैनेट है, जो नेचर है, ओके, उसके अकॉर्डिंग भी आपका बिजनेस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इंडस्ट्री, ये तो पूरा डिपेंड ही नेचर पे करता है, नेचुरल चीजों पे करता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल और डेमोग्राफिक की। ग्लोबल एनवायरनमेंट का मतलब है आज इंडिया में बैठने वाला बिजनेस किससे इंपैक्ट हो रहा है, यूएस में होने वाले बिजनेस से। जैसे कि समझो यूएस के अंदर से न्यूज आई कि वहां पे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, इसका इंपैक्ट सीधा कहाँ पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन बिजनेस पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है भाई। तो दूसरी चीज, दूसरे देश में होने वाली चीजें भी इस देश में होने वाली चीजों को इम्पैक्ट करती है, तो आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर ही रहा है। और लास्ट आता है आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी का मतलब है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। आपके यहाँ की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ओके, यहाँ पर आपका एजुकेशन रेट क्या है, एजुकेशन रेशियो कहाँ पे अच्छा है, ये सारी बातें आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है और ये आपके डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का क्या होता है, हिस्सा होता है। तो इसीलिए पेस्टल जीडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जिसमें से है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ग्लोबल एंड डेमोग्राफिक। तो इनका बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि ये होते क्या है, ताकि आपको फटाफट से रिवाइज हो जाए कि ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा थे। और लास्टली आता है आपका स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब है मेरे अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि मुझे फ्यूचर में मेरे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट क्या देगी, एडवांटेज देगी। दैट इज द स्ट्रेंथ, योर इनहेरेंट कैपेसिटी। इन द सेम वे आपकी इनहेरेंट एक ऐसी कमी, लिमिटेशन, जो आपको फ्यूचर में डिसएडवांटेज दे सकती है, that is the weakness. Okay, so inherent capacity and inherent limitation is the strength and weakness respectively. उसके बाद opportunity and threat क्या होता है, मेरे environment में एक ऐसी capacity है, एक ऐसी चीज है जो मुझे future advantage दे सकती है, that is my opportunity। और मेरे environment में कुछ ऐसी situation है, circumstance है, condition है जो कि मुझे future में disadvantage दे सकता है, that is the थ्रेट। सो आपके एनवायरनमेंट में एक ऐसा पॉजिटिव चीज होना या फिर नेगेटिव चीज होना जो आपको फ्यूचर इंपैक्ट करता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और उसके बाद आता है लास्ट में स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज। तीन तरह से स्ट्रेटेजिकली आप रिस्पॉन्ड करते हो अपने एनवायरनमेंट को। दैट इज द लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन एंड डायनामिक। लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब पता है कौन होते हैं, देखो तीन तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस वाले लोग, जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल थे। क्या होता है इनका, इनको सिर्फ अपना गोल मेंटेन करना होता है, अपना प्रॉफिट मेंटेन करना होता है, अपने को सर्वाइवल वाली स्टेज तक लाना होता है। इनको ना तो चेंज होना होता है, और होंगे तो भी कब होंगे, एकदम लास्ट में, जब एकदम तलवार सर पे ही आन पड़ेगी कि अब आपको चेंज होना ही पड़ेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जाके कहीं ये चेंज होंगे। इन लोगों को बोलते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस। दूसरे होते हैं प्रोसीड विद कॉशन।
ये चेंज तो होते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत चालाकी से, बहुत सोच समझ कर, मतलब हर एक कदम भी ना फूक फूक कर रखते हैं कि थोड़ा सा पहले किसी और को देख लेते हैं चेंज होते हुए, अगर अपने को भी लगा कि अच्छा है तो अपन तुरंत अपने आप को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। दैट इज प्रोसीड विद कॉशन। और तीसरे लोग हैं पानी साहब जैसे लोग। ओके, रिलायंस इज द बेस्ट एग्जांपल, डायनामिक, जो कि थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, बनाते हैं ना। कोविड के अंदर ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो कि ना रिलायंस ने स्टार्ट करी। जब कोविड सबके लिए थ्रेट था, उसने उसको भी अपने लिए क्या बना लिया, अपॉर्चुनिटी बना लिया। ये बोलते हैं कि भाई हम एनवायरनमेंट को, बिल्कुल भी हम एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। हम उनके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेंगे बेटा, अपनी हर चीज को अपॉर्चुनिटी बना लेंगे, और फटाफट सबसे पहले फर्स्ट मूवर्स जो अपने आप को चेंज करते हैं, दैट इज द डायनेमिक रिस्पॉन्स वाले लोग। तो ये तीन तरह के रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपका जो इतना बड़ा चैप्टर है, ये बड़ा लगता है क्योंकि इसमें ना सेम बातें बहुत बार बोली गई है। ओके, लेकिन अगर आप इसको क्रक्स में निकालोगे, शॉर्ट में पढ़ोगे, तो यही बातें, यही टॉपिक्स है जो यहाँ पर मेन हाईलाइटिंग टॉपिक्स हैं, और जो कि बार बार पूरे चैप्टर में डिफाइन करे गए हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 इन वेरी वेरी शॉर्ट। थैंक यू।